अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बलगतकी में द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं। हम लोग जीरो ऑर्डर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में अगला हम लोग को पढ़ना है द्वितीय कोट की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसका वेग दो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती अथवा एक अभिकारक की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती होता है, उसे कहते हैं द्वितीय कोट की अभिक्रिया। यानी हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती या 2 अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग 2 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे यहां पर हम वेग लिखना चाहें द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए तो क्या होगा? dx अपान dt बराबर k इंटू a का घात 2, अथवा 2 अलग अलग अभिकारक हो, 2 सांद्रता पद हो, तो यहां पर हो जाएगा dx अपान dt बराबर k इंटू a इंटू b। ठीक है। अब यहां पर k का मात्रक क्या होगा? तो देखिए k का मात्रक, तो यह a हमारा सांद्रता है मोल प्रति लीटर, dx ये भी हमारा सांद्रता है मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर से कैंसिल हो जाएगा। यहां बचा मोल प्रति लीटर, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो मोल प्रति लीटर उलट जाएगा, लीटर प्रति मोल हो जाएगा। और यहां बटा में dt है तो बटा में समय, तो आपको k का मात्रक क्या मिलेगा? लीटर प्रति मोल प्रति समय। अब यहां समय अगर आप सेकंड में लेते हैं तो प्रति सेकंड लिख सकते हैं, मिनट में लेते हैं तो प्रति मिनट लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। हमारा यहां पर वेग स्थिरांक का द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक हो जाएगा लीटर प्रति मोल प्रति समय। इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन है, अपघटन है, या हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट रही है, तो dx अपान dt बराबर हो जाएगा k इंटू HI का स्क्वायर 2 घात है। इसी तरह से क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन, आप फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े हुए हैं, एस्टर का जल अपघटन फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन कब? जब क्षार उपस्थित नहीं। अगर क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो क्षारीय जल अपघटन आपका सेकेंड ऑर्डर का होता है, द्वितीय कोटि का। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अभिक्रिया का वेग होगा NaOH की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा और एथिल एसीटेट की सांद्रता पर भी। वहां क्या था कि वहां जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, केवल एस्टर की सांद्रता पर, इसलिए वो प्रथम कोटि था। लेकिन यहां पर क्षारीय जल अपघटन है तो यह जो NaOH है यह जल की तरह अधिकता में नहीं होता है, इसलिए यहां पर इसकी सांद्रता परिवर्तित होती है, इसलिए इसकी सांद्रता को हम लोग काउंट करते हैं। तो यहां पर अगर वेग लिखना हो, दर लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं dx अपान dt बराबर k इंटू एथिल एसीटेट की सांद्रता इंटू NaOH की सांद्रता। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। यह भी प्रयोग द्वारा पाया गया है कि द्वितीय कोट का होता है, तो यहां दर लिखना होगा, तो dx अपान dt बराबर k इंटू N2O का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, 2 अणु NO2 टूट रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। और अब यहां पर हम वेग लिखना चाहें, दर लिखना चाहें, तो dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू NO2 का
स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि सभी का सांद्रता का घात 2 है, यानी ये सब सेकंड ऑर्डर के क्या हैं, रिएक्शन हैं। आया समझ में? ठीक है, ओके। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया का समीकरण। द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया का क्या समीकरण होता है। तो अब आप मास्टर हो चुके हैं, शून्य कोटि आपने पढ़ा है, प्रथम कोटि पढ़ा हुआ है, उसी तर्ज पर बस आपको चलना है, वही ट्रैक पकड़ करके। तो चूंकि यहां पर द्वितीय कोटि है, हमने मान लिया दो अभिकारक ए और बी, इनसे आपका क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। मान लिया जाए कि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए और अभिकारक बी की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल बी मोल प्रति लीटर हो, और समय टी पर इनकी यक्ष सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो रही हो, तो समय टी पर ए और बी की क्या सांद्रता शेष बचेगी, तो ए की बचेगी ए माइनस यक्स और बी की बचेगी बी माइनस यक्स। क्लियर है? तो समय टी पर इनकी सांद्रताएं क्रमशः ए माइनस यक्स और बी माइनस यक्स हो, तो समय टी पर हम वेग लिख सकते हैं इसका कि dx अपान dt बराबर k इंटू ए माइनस यक्स इंटू बी माइनस यक्स। लिख सकते हैं ना इतना, dx अपान dt बराबर k इंटू ए माइनस यक्स इंटू बी माइनस यक्स। अब यदि मान लिया जाए कि ये जो a माइनस यक्स और b माइनस यक्स है, ये आपस में क्या है, बराबर है। यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि अभिकारक a और अभिकारक b दोनों की सांद्रताएं समय t पर क्या है, बराबर है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन यहां हमने मान लिया कि a माइनस एक्स बराबर बी माइनस एक्स, देन हम क्या लिख सकते हैं, dx अपान dt बराबर k इंटू ए माइनस यक्स का स्क्वायर चाहे बी माइनस यक्स का स्क्वायर, किसी एक पद को लिख के उसका स्क्वायर कर सकते हैं। हमने ए माइनस यक्स लिया है, dx अपान dt बराबर k इंटू ए माइनस यक्स का स्क्वायर। अब पक्षांतर किया जाए a माइनस एक्स को इधर, तो हो जाएगा dx अपान ए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर k इंटू dt। अब यहां जब समाकलन करते हैं उसी परंपरा के अनुसार, तो आपको निकल करके आता है k बराबर 1 अपान टी इंटू यक्स अपान ए इंटू ए माइनस यक्स। ये कहलाता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। अब देखिए, अगर इसका समाकलन आप करेंगे, आप जानते हैं समाकलन करना, गणित में पढ़ते हैं, तो अपने से भी समाकलन करके देख सकते हैं। अगर इसका समाकलन करेंगे तो dx अपान ए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर k dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा 1 अपान ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, चाहे आई, जहां सी आपका समाकलन नियतांक है। फिर वही परंपरा के अनुसार यदि t का मान 0 लिया जाए तो उस समय x का मान भी क्या होगा, 0 होगा, उत्पाद नहीं बनेगा। तो t का मान 0, x का मान 0 रखिए तो आपको मिलेगा c का मान क्या, 1 बटा a। x 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, तो ये खत्म, तो c बराबर 1 अपान a, या मिलेगा c बराबर 1 अपान a। अब इस c के मान को फिर इसी समीकरण में रख दीजिए, तो हमको मिलेगा 1 अपान ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी की जगह 1 अपान ए। अब के टी बराबर 1 अपान ए इधर आएगा, माइनस जाएगा, तो 1 अपान ए माइनस एक्स माइनस 1 अपान ए। अब यहां पर क्या करेंगे, हम ए माइनस एक्स इंटू ए लघुत्तम ले लेंगे, लस एलसीएम, तो लस जब लेंगे तो ए इंटू ए माइनस एक्स, तो यहां से ए माइनस एक्स कट जाएगा तो ए बचेगा, और यहां से a कटेगा तो a माइनस एक्स बचेगा। लेकिन यहां चिन्ह ऋण है तो a माइनस एक्स में ऋण से गुणा करेंगे तो ऋण a, यह ऋण वाला क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब यह धन a ऋण a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यक्स। तो kt बराबर यक्स अपान a इंटू ए माइनस यक्स, या k बराबर t इधर हो जाएगा तो 1 अपान t इंटू यक्स अपान a इंटू ए माइनस यक्स। देखिए वही समीकरण फिर से आपको मिलेगा, k बराबर 1 अपान टी इंटू यक्स अपान ए इंटू ए माइनस यक्स।
अगर हमारा a माइनस यक्स और b माइनस यक्स ये दोनों बराबर न हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तब जब आप समाकलन करते हैं तो वहां आंशिक भिन्न में बदलकर आंशिक भिन्न करके तब समाकलन किया जाता है। तो यदि a माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू बी माइनस एक्स तब आपको समीकरण मिलता है k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू a माइनस बी लॉग बेस 10 b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स। यह समीकरण मिलता है। यह भी याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है जब a माइनस एक्स और b माइनस दोनों सांता पद बराबर होंगे तब तो k बराबर 1 अपॉन t इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। यह सामान्य समीकरण है। लेकिन अगर सांताएं बराबर न हो तब आप k बराबर 2.303 अपॉन t a माइनस b लॉग बेस 10 b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स इस समीकरण का पालन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिक्रिया का समीकरण। इसके बाद अर्ध आयु, तो अर्ध आयु अब अपने से निकालेंगे, बहुत कम समय लगेगा। आप लोग समझ चुके होंगे कि जो अभिक्रिया का समीकरण है k बराबर 1 अपान टी इंटू एक्स अपान ए इंटू ए माइनस एक्स, इसमें t के स्थान पर t हाफ और a माइनस एक्स के स्थान पर a बटा 2 रखते हैं। रख करके हल करेंगे k बराबर 1 अपान टी हाफ इंटू a या t हाफ बराबर 1 अपान के a मिलेगा, जहां k आपका कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए टी हाफ समानुपाती 1 अपान ए कह सकते हैं ना। तो टी हाफ समानुपाती 1 अपान ए। अब देखिए यहां पर अर्धायु और सांता पद आया हुआ है, इसका मतलब कि इस अभिक्रिया में अर्ध आयु सांता पर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? टी हाफ समानुपाती 1 अपान ए, यानी अर्ध आयु प्रारंभिक सांता के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान ए, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम कह सकते हैं अर्थात द्वितीय कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब अंत में हम लोग पढ़ेंगे लक्षण। द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के क्या लक्षण है, तो अब आपको याद हो गया होगा। पहला लक्षण हम लोग दे देते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं निम्न समीकरण का पालन करती हैं। k बराबर 1 अपान टी इंटू एक्स अपान ए इंटू ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। जहां k वेग स्थिरांक है, x अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, x समय t पर अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तित सांद्रता है और a माइनस x समय t पर अभिकारक की शेष सांद्रता है। दूसरा लक्षण हो जाएगा, अभी k का मान आपने मात्रक देखा था, k का मात्रक लीटर प्रति मोल प्रति समय। तो यहां पर सांद्रता का मात्रक आ रहा है, इसका मतलब कि यहां पर जो k का मान है वह अभिकारक की सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर मात्रक पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। तो k का मान अभिकारक की सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर निर्भर करता है। ठीक है। तीसरा हो जाएगा अर्धायु वाला, अभी आपने देखा अर्धायु कारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तीसरा लक्षण हो जाएगा अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी हाफ समानुपाती 1 अपान ए। चौथा लक्षण ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां पर 1 अपान ए माइनस एक्स यानी सांद्रता का व्युत्क्रम लिया जाएगा। समय टी पर जो सांद्रता होती है 1 अपान ए माइनस एक्स, उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1 अपान ए माइनस एक्स। तो 1 अपान सांद्रता और समय टी के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहां पर इस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये मूल बिंदु से थोड़ा हट करके और ऐसे सीधे निकलती है, और इसका जो स्लोप होता है ढाल, वह वेग स्थिरांक कहलाता है, k के बराबर होता है। तो यहां पर 1 अपान सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचने पर इस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल k के बराबर होता है।
और अंत में आप कह सकते हैं लक्षण इसका कि द्वितीय कोटि की अक्रियाओं को पूर्ण होने में भी अनंत समय लगता है, यानी सब क्रियाओं को पूर्ण होने में अनंत समय लगेगा। इस तरह से हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को भी पूरी तरह से पढ़ लिए। धन्यवाद।